डाउन करोगे। तो सबसे पहली स्लाइड में क्या इंपॉर्टेंट लग रहा है और क्या चीज है, एक बार पढ़ लो। तो इसमें क्या चीज इंपॉर्टेंट है? वेक्टर की डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है? ए क्वांटिटी दैट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर। शॉर्ट में लिखते हैं चलो सारी चीजें, ठीक है। क्वांटिटी दैट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर। नोट करना है ना, फटाफट नोट करना है। बहुत सारी चीजें स्टार्टिंग में आपको नोट करवाऊंगा, हो सकता है आप जानते हो, फिर भी लिख लिया सबने ये? ओके, अब इधर पे ध्यान देना। यहां पर आपको एक लाइन दिख रही है एल, ये डायरेक्टेड लाइन है। डायरेक्टेड मतलब एरो बना हुआ है ना, डायरेक्शन है। ये भी एक डायरेक्टेड लाइन है और ये भी एक डायरेक्टेड लाइन है, लेकिन यहां पर दो पॉइंट्स इसने मार्क किए, ए और बी। तो ए से स्टार्ट हो रहा है, बी पे एंड हो रहा है। तो यहां पर डायरेक्शन भी है और ए और बी की एक लेंथ भी है, मतलब क्या है? मैग्नीट्यूड। तो ये वाला जो पोर्शन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वेक्टर को। तो सिर्फ ये चीज ड्रॉ कर लो आप इस तरीके से। यहां पर ये हो गया ए, ये हो गया बी, एरो बन गया ए से लेके बी तक, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर ए बी को, ठीक है। अब इसे रीड करते हैं वेक्टर ए बी, डिनोट करते हैं इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट मतलब जहां से वेक्टर स्टार्ट हो रहा है, टर्मिनल पॉइंट जहां पर वेक्टर एंड हो रहा है, ए और बी। या फिर इस तरीके से भी स्मॉल लेटर से भी डिनोट करते हैं, जैसे वेक्टर ए लिखा हुआ है। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ठीक है, आगे बढ़ते सेकेंड वाली स्लाइड। तो यहां पर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है? अगर आपको वेक्टर ए बी दिख रहा है तो उस वेक्टर का क्या है? इनिशियल पॉइंट, और बी उसका क्या है? टर्मिनल पॉइंट। और ए और बी की जो लेंथ होगी उसको हम क्या बोलेंगे? उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये चीज नोट डाउन कर लो। वेक्टर ए बी लिखना, लिखना ए है इनिशियल पॉइंट, बी है टर्मिनल पॉइंट, और मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड या लेंथ इसको डिनोट करते हैं या तो ए बी से, या तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी से, या फिर ए से, या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए से। ये सारा मैग्नीट्यूड का नोटेशन है। आपको समझ में आ गया होगा कैसे डिनोट कर रहे हैं। मॉड का अगर लगा रहे हैं और ऊपर में वेक्टर लिख रहे हैं मतलब मैग्नीट्यूड, और या ऊपर में वेक्टर नहीं लगा रहे हैं, सिंपली ए बी लिख दिया या सिंपली ए लिख दिया, तो भी उसका मैग्नीट्यूड है। क्लियर हो गया ये चीज? ओके, और क्या चीज इंपॉर्टेंट इस स्लाइड में दिख रही है? इस स्लाइड में और इंपॉर्टेंट ये दिख रहा है कि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेस देन जीरो, इसका कोई मीनिंग नहीं, मतलब वो लेस देन जीरो नहीं हो सकता। मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ये क्लियर हो गया? और क्या क्या चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है? ये तो डेफिनेशन हो गई, ये सारी चीज हो गई, इनिशियल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट, ए बी, डायरेक्टेड। मेरे ख्याल से दैट्स इट, बस इतना ही। ये तो आपने ऑलरेडी लिख लिया था। ये क्लियर? ये वाली स्लाइड हटा दो फिर मैं। चलो नेक्स्ट स्लाइड। अब इस स्लाइड में पोजीशन वेक्टर, इस चीज को हम देखेंगे। तो हेडिंग डालो पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। लिख लिया? पोजीशन वेक्टर को मैं कई बार यूज करूंगा, तो बार बार यूज करने के बाद शॉर्ट फॉर्म पीवी यूज करूंगा इसका, ठीक है। तो जैसे अगर मान लो ये मेरे पास एक कार्टेशियन प्लेन है, थ्री डायमेंशनल कार्टेशियन प्लेन है, जिसमें एक हो गया एक्स एक्सिस, दूसरा हो गया वाई, और तीसरा हो गया जेड एक्सिस। कोई भी पॉइंट अगर यहां पर आता है कार्टेशियन प्लेन में, तो उसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई और जेड ये हो जाएगा। अब उस पॉइंट की ओरिजिन से जो पोजीशन होती है, या उस पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन करने पे जो वेक्टर बनता है, वो उस पॉइंट का क्या कहलाता है? पोजीशन वेक्टर। क्या ये क्लियर हो गया? तो ओरिजिन को हमेशा हम ओ से डिनोट करते हैं। तो किसी भी पॉइंट का अगर पोजीशन वेक्टर लेना है, जैसे पोजीशन वेक्टर ऑफ पी है, तो उसको किससे डिनोट करेंगे? वेक्टर ओपी, ठीक है। तो यहां पर लिख लो पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट,
is the vector formed by joining the origin to the point, is formed by joining the origin to the point. और ये चीज लिख लेना, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P इसको डिनोट करते हैं वेक्टर OP से। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P इसको डिनोट करते हैं वेक्टर OP से। ये क्लियर हो गया? अब आप ये कार्टेशियन प्लेन बना पाते हो तो ठीक है, नहीं बना पाते हो तो भी चलेगा, लेकिन ये कम से कम मेंशन कर देना कि P का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, यहां पर XYZ हो गया है। ठीक है, ये एक बार ये चीज नोट कर लिया तो बताना। और एक सेकंड बस ध्यान देना, मैं एक छोटी सी चीज बता रहा हूं जो नोटेशन हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, हाँ, तो इधर पे सुन लो सारे बच्चे ध्यान से। ये जो पॉइंट P है, जनरली P पॉइंट हम कभी भी यूज करेंगे तो एक वेरिएबल पॉइंट रहेगा, मतलब उसका कोऑर्डिनेट फिक्स नहीं रहेगा, XYZ लिया जाएगा। ठीक है, और उसका जो पोजीशन वेक्टर होगा उसको OP से तो शो करेंगे। एक और तरीका जो जनरली हम यूज करते हैं वो वेक्टर R होता है। तो हमेशा P का पोजीशन वेक्टर को वेक्टर R से डिनोट किया जाएगा, और ये 3D में भी अप्लाई होगा अगले चैप्टर में भी। ठीक है, ओके। अब दूसरा, अगर मान लो मेरे पास कोई भी पॉइंट A, B और C है तो उनके पोजीशन वेक्टर क्या होंगे, OA, OB या फिर OC। उनको शो करने के लिए ये तरीका भी हम यूज कर सकते हैं, स्मॉल में वेक्टर A, स्मॉल में वेक्टर B, स्मॉल में वेक्टर C। जनरली ये नोटेशन यूज होते हैं तो ध्यान रखना। ठीक है, तो आप ये चीज नोट कर लो, वेक्टर OA को जनरली हम वेक्टर स्मॉल वेक्टर A से डिनोट करते हैं, वेक्टर OB को हम जनरली स्मॉल वेक्टर B से डिनोट करते हैं, वैसे ही OC को स्मॉल वेक्टर C से डिनोट करते हैं। और ये सारे के सारे क्या हैं, पोजीशन वेक्टर्स हैं उन पॉइंट्स के, PV। क्लियर हो गया ये चीज? हटा दो फिर इसको। मैं अभी मैं कंपोनेंट पे नहीं आया हूं IJ के, हालांकि तुम लोग पढ़ चुके रहते हो फिजिक्स में, लेकिन फिर भी अभी तक मैं उसमें नहीं आया हूं, आगे आएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। इस स्लाइड, ये स्लाइड सबसे इंपॉर्टेंट है इनफैक्ट। ठीक है, कोशिश करो कि एक डायग्राम बना पाओ 3D में, ताकि आपको समझ में आए। तो कैसे बनाना है मैं बता देता हूं। सबसे पहले ना इस तरीके से दो एक्सिस बना लो, मेरे साथ में बनाओ। इस एक्सिस को ले लो Y एक्सिस, इस एक्सिस को ले लो Z एक्सिस। ठीक है, और यहां पर एक थर्ड एक्सिस ले लो, X एक्सिस, इस तरीके से। तो ये थर्ड एक्सिस जो है ना, दिखने के लिए ऐसा दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो बाहर की तरफ निकल रहा है। क्लियर हो गया ये चीज? ओके। अब यहां पर रैंडमली कोई भी एक पॉइंट ले लो P। यहां पर कोई भी आपने रैंडमली एक पॉइंट ले लिया P, जिसका कोऑर्डिनेट आप अज्यूम कर रहे हो ये है XYZ। अब पॉइंट P को ज्वाइन कर दो ओरिजिन से, मतलब O से। यहां तक हो गया? ओके। अब जब आपने यहां पर ज्वाइन किया इसको, तो एक वेक्टर बना, एक पोजीशन वेक्टर बना, जो कौन सा, वेक्टर OP। क्लियर हो गया ये चीज? अब ये जो भी वेक्टर होगा, ये X एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाएगा, Y एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाएगा, और Z एक्सिस के साथ भी कुछ एंगल बनाएगा। समझ में आया? तो ये तीन एंगल बन रहे हैं, जिसमें X एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल है, इसको बोलते हैं अल्फा, Y एक्सिस के साथ बनने वाले एंगल को बोलते हैं बीटा, और Z एक्सिस के साथ बनने वाले एंगल को बोलते हैं गामा। क्या ये क्लियर हो गया? तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, ये मार्क कर दिया सबने? ओके। अब यहां पर ये जो वेक्टर बन रहा है, वेक्टर OP जो बन रहा है, मैंने बताया ना अभी थोड़ी देर पहले कि इस पोजीशन वेक्टर को जनरली हम किससे डिनोट करते हैं, वेक्टर R से। तो यही वेक्टर R भी है। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं, यहां तक कर लिया सबने? अब अगर मैं आपसे पूछूं अल्फा, बीटा और गामा क्या है, उसको आप कैसे डिफाइन करोगे? तो कैसे डिफाइन करोगे? अल्फा है किसी भी वेक्टर का X एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल, बीटा क्या है, Y एक्सिस के साथ, और गामा क्या है, Z एक्सिस के साथ। तो यहां पर देखो क्या लिखा, द एंगल अल्फा, बीटा, गामा मेड बाय द वेक्टर R विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ X, Y एंड Z एक्सिस रेस्पेक्टिवली। तो इतना पूरा लिखना नहीं है, आप ये लिख दो, अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा आर, अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा आर द एंगल्स made by the vectors with coordinate axis।
ठीक है, ये एंगल्स हैं जो वेक्टर और कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब एक्स वाई और जेड एक्सिस के बीच में बनता है। इसको कई बार मैं डी ए से भी शो करूंगा, डी एज। डी एज का मतलब है डायरेक्शन एंगल्स, ठीक है, क्योंकि ये एंगल्स है जो डायरेक्शन बताते हैं वेक्टर का। क्या ये क्लियर हो गया? ओके। अब इसके बाद, यहां तक लिखने के बाद अगला पॉइंट, अगर मैं अल्फा के साथ उसका कोसाइन ले लूं तो क्या मिलेगा मुझे? कॉस अल्फा। बीटा के साथ उसका कोसाइन ले लूं तो कॉस बीटा और कॉस गामा। क्लियर हो गया ये चीज? तो ये जो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा है, इसको कहा जाता है डायरेक्शन कोसाइंस। क्योंकि ये डायरेक्शन एंगल है, उसका कॉस ले लिया तो क्या बन गया? डायरेक्शन कोसाइंस। इसको शॉर्ट फॉर्म में डीसी से रिप्रेजेंट करूंगा मैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन कोसाइन पे एक क्वेश्चन पक्का आता है 1 मार्क के लिए, ठीक है, तो ध्यान रखना। तो नोट डाउन कर लो, ये डायरेक्शन कोसाइन है और 3D में दोबारा से हम ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। तो अगर अभी अच्छे से समझ गए तो 3D में दिक्कत नहीं जाएगी। ये क्लियर हो गया सबको? तो अभी बस मैं यहीं पर ये वाली स्लाइड यहीं पर क्लोज कर रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं फिर मैं। तो ये सारी चीजें सबको क्लियर हो गई, अल्फा बीटा गामा, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहां पर फिर से बहुत सारी चीजें दिख रही है। अब इस स्लाइड को समझाने के लिए हम यहां से स्टार्ट करते हैं, ये तीनों से, ये तीनों, ठीक है। तो ये कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा क्या थे? डायरेक्शन कोसाइंस। तो इनको डिनोट करने के लिए हम एक दूसरा नोटेशन यूज करेंगे, एल एम और एन। तो इन्हें भी क्या कहा जाएगा? डायरेक्शन कोसाइन। तो कॉस अल्फा की वैल्यू को यूजुअली हम एल से, कॉस बीटा को एम से और कॉस गामा को एन से शो करेंगे। ये चीज लिख लो, एल इज इक्वल टू कॉस अल्फा, एम इज इक्वल टू कॉस बीटा, एन इज इक्वल टू कॉस गामा। यहां तक हो गया सबका? अब एक इंटरेस्टिंग चीज यहां पर समझना थोड़ा, ठीक है, सारे बच्चों का हो गया तो इधर ध्यान देना। कंसेप्ट बता रहा हूं, फॉर्मूले के फॉर्म में तो रटवा सकता हूं लेकिन मैं कंसेप्ट समझा रहा हूं, सुन लो। जैसे मान लो यहां पर एक पॉइंट पी है ना, ये पॉइंट पी है। अब अगर मैं इस वाले एंगल की बात करूं, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल क्या, कौन सा एंगल है? बीटा, क्योंकि ये किसके साथ बन रहा है? वाई एक्सिस के साथ। अब यहां पर अगर मैं एक परपेंडिकुलर बनाता हूं तो ये जो परपेंडिकुलर बनेगा इसकी हाइट कितनी होगी बताओ? अच्छा, परपेंडिकुलर छोड़ दो, बेस कितना होगा ये बताओ? बेस मतलब ये वाली लेंथ कितनी होगी बताओ? यहां से यहां तक की, यहां से यहां तक की लेंथ पूछ रहा हूं। तो ये कौन से एक्सिस में है? वाई एक्सिस में। तो ये वाली लेंथ जो है वो उसका क्या हो जाएगा? वाई कोऑर्डिनेट। मतलब ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी? वाई। समझ में आ गया? और ये वाले पार्ट की बात करता हूं, ये एक्चुअल में इस पूरे राइट एंगल ट्राइंगल का क्या बन रहा है? हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी? ओ से पी तक का डिस्टेंस, जिसको हम मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ओपी बोल सकते हैं, या फिर उसको हम किससे डिनोट कर सकते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर, या फिर सिंपली किससे डिनोट कर सकते हैं? आर से। क्या ये समझ में आ गया? अब अगर आप इस राइट एंगल ट्राइंगल को ऑब्जर्व करोगे, ये वाले राइट एंगल ट्राइंगल को फिलहाल के लिए देख लो, इस राइट एंगल ट्राइंगल को ऑब्जर्व करोगे, यहां पर मैं कॉस बीटा लगाता हूं तो कॉस कौन सी साइड्स का रेशियो होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो उसका बेस कितना हो गया? y। हाइपोटेनियस ये वाली लेंथ जिसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं? r से। क्या ये समझ में आ गया? तो कॉस बीटा की वैल्यू जिसे हम किससे डिनोट करते हैं? कॉस बीटा को और m से। तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां पर? y अपॉन r। या y की वैल्यू यहां पर कितनी हो जाएगी? r कॉस बीटा। क्या ये समझ में आ गया सबको ये चीज? तो ये चीज भी नोट डाउन कर लो। क्या क्या नोट डाउन करोगे बता रहा हूं, देखो एक एक करके लाइन से। सबसे पहले ये लिखना, L इज इक्वल टू कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू, वैसे ही कॉस अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा? x अपॉन आर के। समझ में आ गया? L इज इक्वल टू कॉस अल्फा इज इक्वल टू x अपॉन आर। m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉस बीटा, दैट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? y अपॉन आर। और n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉस गामा, दैट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? z अपॉन आर। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ओके। अब अगर मान लो यहां से मैं x की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो x की वैल्यू क्या आएगी? थोड़ा देख के बताओ।
आर कॉस अल्फा हो जाएगी या आर इंटू क्या हो जाएगा एल। तो इसको लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू आर कॉस अल्फा या फिर आर इंटू एल। वैसे ही y की वैल्यू क्या हो जाएगी आर कॉस बीटा या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं आर इंटू एल, सॉरी आर इंटू एम। और z की वैल्यू हो जाएगी आर कॉस गामा इंटू आर या फिर आर इंटू एन। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ये समझ में आ गया ना? अब इसी में ये सब चीजें जो लिख रहे हो समझ में आ रहा होगा, तो मैं एक बार पूछता हूं यहां पर LMN क्या है बताओ? डायरेक्शन कोसाइंस। कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा ये क्या है? ये भी डायरेक्शन कोसाइंस। अल्फा बीटा गामा क्या है? डायरेक्शन एंगल्स। आर क्या है बताओ? आर इस वाले वेक्टर का क्या है? वो मैग्नीट्यूड। अब मेरा अगला क्वेश्चन है, अगर मान लो आपको आर की लेंथ निकालनी है कि भाई आर निकाल के बताओ कि कितना होगा। आर मतलब ओ से पी की लेंथ निकालनी है। तो क्लास 11th में आपने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा है, 10th में भी पढ़ा है 2D में, 11th में 3D में। तो क्या होता था डिस्टेंस फॉर्मूला? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो ये x माइनस 0 का होल स्क्वायर मतलब क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा? y स्क्वायर। और वैसे ही क्या हो जाएगा? z स्क्वायर। तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये वाली। समझ में आ गया ये चीज? तो इसे भी नोट डाउन कर लो, वेयर r इज इक्वल्स टू दिस, where r is equals to this। ये क्लियर हो गया सबको? ओके ठीक है। अब चलो इधर पे ध्यान देना, और मैं कुछ नई चीजें बता रहा हूं, उसको थोड़ा सा आप समझना। ठीक है, यहां पर जो हमने x निकाला या y निकाला, ये z निकाला, ये जो भी चीज हमने निकाली ये रैंडमली कोई भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, लेकिन अगर मान लो कोई फिक्स्ड पॉइंट होगा तो यहाँ x y और z की वैल्यू क्या होगी? फिक्स होगी। तो उन वैल्यू को मैं मान लेता हूं कि x की वैल्यू मान लो क्या है? a, y की वैल्यू क्या है? b और z की वैल्यू क्या है? c। तो ये जो a b c, ये जो फिक्स्ड वैल्यू जो आपको मिली है, इन्हें कहा जाता है डायरेक्शन रेशियोज, DRs। तो क्या लिखोगे आप? यहां पर लिखो, अगला हेडिंग डालो डायरेक्शन रेशियोज। अगला हेडिंग डालोगे डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में उसको DR से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब डायरेक्शन रेशियोज क्या है मैं इस तरीके से समझाता हूं कि मान लो जैसे अगर हमारे पास यहां पर ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस हो गया। थोड़ा सा मार्किंग मैंने गलत किया है, x हमेशा इधर लेते हैं, y इधर लेते हैं और z इधर लेते हैं। यहां पर एक पॉइंट ले लेता हूं a, जिसके कोऑर्डिनेट है ABC। ठीक है, तो उसका वेक्टर ये बनेगा। तो यहां पर ए बी सी जो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है, उनको क्या कहा जाएगा? डायरेक्शन रेशियोज। एक्चुअली ये जो एक्स वाई जेड है ना, वही डायरेक्शन रेशियोज है, लेकिन वो वेरिएबल पॉइंट है। यहां पर ये फिक्स्ड पॉइंट हो जाएगा तो उसको ए बी सी से डिनोट करेंगे, बस इतना ही फर्क पड़ता है। ठीक है, अब इससे अगर एबीसी की वैल्यू या डायरेक्शन रेशियोज की वैल्यू अगर आपको निकालनी है, जैसे ए की वैल्यू निकालनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एल इंटू आर, क्योंकि ए देखो किसके इक्वल था? इसके। बी की वैल्यू कैसे मिलेगी? एम इंटू आर। और एन की सॉरी सी की वैल्यू कैसे मिल जाएगी? एन इंटू आर। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ओके, तो ये चीज मैंने इसलिए बता दी अभी यहां पर, क्योंकि अगर आप ध्यान दोगे तो यहां पर नोट करके एक चीज लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, इन सब का सम कितना होता है? 1। LMN क्या है? डायरेक्शन कोसाइंस। तो इन सब का सम कितना होगा? स्क्वायर का 1।
लेकिन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू 1। तो यहाँ बुक में बताया नहीं है एबीसी क्या है, तो एबीसी क्या है, डायरेक्शन रेशियोज। तो वहां पर ये प्रॉपर्टी नहीं लगती, लेकिन डायरेक्शन कोसाइन के साथ ये प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। क्या ये क्लियर हो गया? अब ये प्रॉपर्टी का प्रूफ हम देखेंगे जो कि आ सकता है एग्जाम में, ध्यान से समझना। तो नोट कर लो, नोट करके ये चीज लिखो, नोट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। नोट करके लिखना, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। फिर इसका हम देखेंगे प्रूफ, फिर इसका प्रूफ यहां पर हम देखते हैं। ठीक है, तो चलो एक एक करके यहां पर सबसे पहले देखो, एल की वैल्यू तो तुम लोगों को पता थी, क्या थी, एक्स अपॉन आर, ये हमने अभी थोड़ी देर पहले डिराइव किया था। एम क्या था, वाई अपॉन आर, और एन क्या था, जेड अपॉन आर। तो पहले ये लिख लो, एल एम और एन, एक्स अपॉन आर, वाई अपॉन आर और जेड अपॉन आर। नोट किया एलएमएन का वैल्यू। अब देखो जो प्रूफ करना है उसका मैंने क्या ले लिया यहाँ पर, एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तो मैंने लिख दिया। और अगले स्टेप में मैंने क्या किया है, एल एम एन की वैल्यू को यहां पर पुट कर दिया, एक्स अपॉन आर का होल स्क्वायर, वाई अपॉन आर का होल स्क्वायर, जेड अपॉन आर का होल स्क्वायर। ये दो स्टेप चेक कर लो, सबको क्लियर है? yes. यहां तक हो गया? वो बायो क्लास से, ठीक है। फिर उसके बाद ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये वाले स्टेप तक सबको क्लियर? अगले स्टेप में मैंने क्या किया है, नीचे में एलसीएम क्या आ गया, आर स्क्वायर, ऊपर में क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्या ये क्लियर? अब रिकॉल करो, मैंने आर की वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले बताई थी क्या होगी और कैसे होगी। तो आर की वैल्यू ये थी, तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये कट जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। पीयू समझ में आया क्या ये? देख रिकॉल कर, ये एलएमएन की वैल्यू कैसे निकली थी, ये मैंने बताया था, बेस अपॉन हाइपोटेनियस से। अब जो प्रूव करना है मैंने उसका लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, उसमें एल एम और एन की वैल्यू डाल दिया, सिंपली स्क्वायरिंग कर दिया, एलसीएम आ गया आर स्क्वायर, ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब आर क्या होता है, लेंथ मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। वो कैसे निकलता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो मेरे को मिल गई आर की वैल्यू, तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, रूट हटा दे वहां से, और आर स्क्वायर को यहां पर आर स्क्वायर की जगह पे रख दे, तो ये दोनों टर्म कट गई, तो क्या बचा यहाँ पर 1। समझ में आया ये सबको? ओके, हटा दो फिर ये क्वेश्चन में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक। तो अभी तक हमने जो पढ़ा एक बार उसको समराइज करते हैं। पहले हमने वेक्टर की डेफिनेशन देखी, तो वेक्टर की डेफिनेशन क्या है, ऐसी क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। ठीक है, फिर हमने पोजीशन वेक्टर देखा। पोजीशन वेक्टर क्या बताता है, ओरिजिन से किसी भी पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट होता है उसको कहते हैं पोजीशन वेक्टर। उसका नोटेशन देखा, और फिर हमने क्या क्या चीजें देखी, डायरेक्शन एंगल्स अल्फा बीटा गामा, डायरेक्शन कोसाइंस एलएमएन जिसको कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा भी बोलते हैं, और डायरेक्शन रेशियोस जिसको किससे डिनोट करते हैं, ए बी और सी से। ठीक है, अब आते हैं टाइप ऑफ वेक्टर्स में। तो सबसे पहला टाइप है वेक्टर का जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर को नल वेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो वो जीरो वेक्टर या नल वेक्टर कहलाता है। इसको यूजुअली इससे डिनोट किया जाता है, जीरो और ऊपर में एरो लगा दो। ठीक है, या फिर अगर किसी वेक्टर का इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट सेम है तो वो वेक्टर भी क्या होता है, जीरो वेक्टर या फिर नल वेक्टर। तो ज्यादा कुछ मत लिखो, जीरो वेक्टर लिखो, जो जो चीज मैंने अंडरलाइन की है ना बस वो चीज नोट कर लो अपनी कॉपी में। ठीक है, और एक चीज और लिख लो, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, जीरो। मैग्नीट्यूड
इसका 0 होता है। ये क्लियर हो गया सबको? सेकेंड जो टाइप है वेक्टर का उसका नाम है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, तो यूनिट का मतलब होता है 1। तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट होता है उसको कहते हैं यूनिट वेक्टर। अगेन जो मैंने अंडरलाइन किया सिर्फ उसे नोट कर लो। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो उसे यूनिट वेक्टर कहते हैं। ठीक है, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है मैं ये बता दूं। अगर मान लो इफ वेक्टर ए इज ए यूनिट वेक्टर, अगर मान लो वेक्टर ए एक यूनिट वेक्टर है, ये यूवी ये शॉर्ट फॉर्म में यूज करूंगा यूनिट वेक्टर के लिए। अगर वेक्टर ए एक यूनिट वेक्टर है तो उसको डिनोट करने के लिए हम ये तरीका यूज करेंगे, ए के ऊपर कैप लगा देंगे। ए के ऊपर कैप है मतलब वो यूनिट वेक्टर है। समझ गए ये चीज? तो ये चीज भी नोट डाउन कर लो जो मैंने येलो से लिखा है। लिख लिया सबने? अब यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है? 1। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 1। ये चीज भी लिख लेना। कभी भी किसी भी वेक्टर के ऊपर कैप लगा हुआ है वो वाला सिंबल, तो मतलब समझ जाओगे यूनिट वेक्टर, और उसका मैग्नीट्यूड हमेशा कितना आएगा? 1। ये क्लियर हो गया? थर्ड जो वेक्टर का टाइप है वो कौन सा है? को इनिशियल वेक्टर। इसका मतलब सेम है। को इनिशियल मतलब कॉमन इनिशियल पॉइंट। ऐसे वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट कॉमन होता है उन्हें को इनिशियल वेक्टर बोलते हैं। जैसे कि मान लो एक वेक्टर ए से बी जा रहा है, दूसरा वेक्टर ए से सी जा रहा है, तो ये दोनों वेक्टर क्या हो जाएंगे? को इनिशियल वेक्टर हो जाएंगे। तो ये वेक्टर का एक डायग्राम बना दो इस तरीके से, ठीक है, और लिख दो वेक्टर ए बी एंड वेक्टर ए सी आर को इनिशियल वेक्टर। अब बाकी लिखने की जरूरत नहीं, समझ जाओगे ना इस इतना लिखने पे शॉर्ट फॉर्म में। को इनिशियल वेक्टर यहां तक हो गया सबका? अब अगला जो वेक्टर है ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। ये लिखो, पहले इसका नाम लिखो, कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर लिखा सबने? कोलिनियर वेक्टर। अब इसको पढ़ के देखो और समझ के बताओ क्या होते हैं कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं? Two or more vector are said to be collinear if they are parallel to the same line, irrespective of magnitude and direction. तो मान लो अगर मेरे पास ये एक लाइन है L, ठीक है, यहां पर एक वेक्टर आ रहा है वेक्टर A, यहां पर एक दूसरा वेक्टर आ रहा है वेक्टर B, यहां पर तीसरा वेक्टर आ रहा है वेक्टर C, ठीक है। तो क्या वेक्टर A और वेक्टर B का मैग्नीट्यूड सेम है? नहीं। डायरेक्शन सेम है? नहीं। बी और सी का भी है क्या? नहीं। लेकिन ये तीनों वेक्टर लाइन एल के क्या है? पैरेलल। तो ये तीनों वेक्टर आपस में क्या हो जाएंगे? कोलिनियर वेक्टर। समझ गए? तो बस ये डायग्राम बना दो और लिख देना हियर वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर कोलिनियर वेक्टर्स। तो वेक्टर पैरेलल दिखने चाहिए, मैग्नीट्यूड भले अलग हो, डायरेक्शन भले ही अपोजिट हो। ओके, नेक्स्ट आते हैं इक्वल वेक्टर। ये सारे एकदम छोटी छोटी सी चीजें हैं, लेकिन इसमें ना घुमावदार क्वेश्चन पूछ सकता है जिसमें आप एमसीक्यू में गलत आंसर चूज कर लो, इसलिए थोड़ा ध्यान से सुन लेना। को इनिशियल वेक्टर किन्हें कहा जाता है? सॉरी, को इनिशियल नहीं, क्या नाम है? इक्वल वेक्टर। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज मैं हाईलाइट कर देता हूं। इक्वल वेक्टर होंगे अगर इसका सेम मैग्नीट्यूड होगा रिगार्डलेस ऑफ डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, और एक मिनट, रिगार्डलेस ऑफ पोजीशन, सॉरी मैं उल्टा बोल रहा हूं।
मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ये पूरा अंडरलाइन कर देता हूं। इन दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या होना चाहिए? सेम। क्या ये क्लियर हो गया? जैसे कि अगर मान लो मैं यहां पर एक वेक्टर बनाता हूं, 3 वेक्टर बनाता हूं। एक वेक्टर, ये इस वेक्टर को वेक्टर ए लेता हूं, इस वेक्टर को वेक्टर बी लेता हूं, इस वेक्टर को वेक्टर सी ले लेता हूं, इस वेक्टर को वेक्टर डी ले लेता हूं। तो अगर मैं पूछूं कि कौन कौन से वेक्टर आपस में इक्वल हैं, तो आंसर होगा वेक्टर ए और वेक्टर डी, ये दोनों वेक्टर्स आपस में क्या होंगे? इक्वल, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है और दोनों का डायरेक्शन भी सेम है। समझ में आ रहा है ये चीज? तो यहां पर ये लिख दो, ये बना लेना, थोड़ा इक्वल दिखना चाहिए। वेक्टर ए इज इक्वल्स टू वेक्टर डी, ये दोनों वेक्टर आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल वेक्टर, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या है? सेम। दिखना चाहिए थोड़ा सेम टाइप का। अच्छा, क्या ए और बी ये इक्वल वेक्टर कहलाएंगे? दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। तो ए और बी किस तरह के वेक्टर हैं? ये दोनों क्या है? कोलीनियर, क्योंकि दोनों आपस में क्या है? पैरेलल है। क्या ये क्लियर हो गया? क्या बी और सी ये दोनों इक्वल वेक्टर कहलाएंगे? नहीं, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन तो नहीं, बी और सी तो डायरेक्शन भी अपोजिट है और मैग्नीट्यूड भी सेम नहीं। समझ गया ना? डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम होना चाहिए। चलो आगे बढ़े, हटा दो इसको फिर मैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब सिंपल क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज में ऐसी फालतू से क्वेश्चन है, लेकिन हो सकता है 1 मार्क के लिए कुछ पूछ दे। तो यहां पर लिखा है रिप्रेजेंट ग्राफिकली अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ठीक है, तो सबसे पहले ना यहां पर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हमने पहले बना दिया, और ये वाला पॉइंट को हमने क्या मार्क कर दिया? ओरिजिन। अब यहां से 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ बोल रहे हैं, तो नॉर्थ ये है, नॉर्थ से 30 डिग्री का डायरेक्शन दे दिया और डिस्टेंस कितना दे दिया? 40 किलोमीटर। तो दैट्स इट, ये हो गया इसका रिप्रेजेंटेशन ग्राफिकल वे में, वेक्टर ओ ए, जिसमें मैग्नीट्यूड है 40 किलोमीटर और डायरेक्शन है 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। समझ गए ना ये? ठीक है, इस तरीके से पूछ सकता है 60 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, मैग्नीट्यूड 20 मीटर, मार्क कर लोगे? 60 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ मतलब इस डायरेक्शन में, ऐसा। हालांकि ऐसा क्वेश्चन आता नहीं, बस जनरल उसके लिए। हटा दूं मैं इसको फिर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासिफाई द फॉलोइंग मेजर्स एज स्केलर एंड वेक्टर्स। तो स्केलर और वेक्टर, तो किस क्वांटिटी को स्केलर बोलते हैं? जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड, वेक्टर जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों। तो ये केजी ये स्केलर है, 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों आ गया, वेक्टर है। 40 डिग्री तो वो स्केलर हो जाएगा। ठीक है, और सिमिलर वे में 40 वॉट ये क्या हो जाएगा? स्केलर। 40 डिग्री स्केलर मैंने लिखा है, नहीं नहीं, हाँ ये स्केलर ही होगा ना, क्योंकि वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वो सब मेंशन नहीं किया ना, एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस से, वो सारी चीजें क्लेरिफाई होनी। ठीक है, तो इस तरीके से 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसकी यूनिट है? एक्सेलरेशन, तो इसलिए वो क्या हो जाएगी? वेक्टर क्वांटिटी। फिर उसके बाद टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? स्केलर। डिस्टेंस क्या हो जाएगा? स्केलर। फोर्स क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी, वर्क डन, ये सब तुम लोगों ने पढ़ा है फिजिक्स में, तो सिंपल क्लासिफिकेशन है ये। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये वाला फिगर एक बार देखो, इसमें बोल रहा है इनमें से कौन से वेक्टर को इनिशियल वेक्टर्स है? को इनिशियल वेक्टर मतलब जिनका इनिशियल पॉइंट क्या हो? सेम हो। तो देख के बताओ कौन से को इनिशियल है? वेक्टर ए और डी को इनिशियल वेक्टर। वेक्टर डी और सी ये कौन से वेक्टर है? को टर्मिनल वेक्टर, एक ही टर्मिनल पॉइंट, ये हमने पढ़ा नहीं लेकिन वो नाम से समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट पूछ रहा है इक्वल वेक्टर कौन से? ए और सी इक्वल वेक्टर नहीं है, डायरेक्शन अपोजिट है। डी और बी इक्वल वेक्टर है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों क्या है? सेम। नेक्स्ट पूछ रहा है कोलिनियर बट नॉट इक्वल। कोलिनियर मतलब पैरेलल होने चाहिए लेकिन इक्वल नहीं होने चाहिए, तो कौन सा हो जाएगा? ए और सी। क्या ये क्लियर हो गया सबको? चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में पूछा है ट्रू या फॉल्स आंसर करना है। ए और माइनस वेक्टर ए कोलिनियर होगा क्या?
क्योंकि अगर वेक्टर ए ये है तो माइनस वेक्टर ए उसका जस्ट अपोजिट डायरेक्शन। कोलिनियर की कंडीशन क्या होती है, पैरेलल होने चाहिए, तो होगा पैरेलल, तो इसलिए कोलिनियर, तो ये ट्रू हो गया। सेकंड वाला बताओ, टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। फॉल्स, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि यहां पर एग्जांपल, ये सारे कोलिनियर है लेकिन मैग्नीट्यूड सबका अलग है। थर्ड, टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड्स आर कोलिनियर। टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड्स आर कोलिनियर। क्या होगा, ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? भाई देखो, एक वेक्टर ये हो गया, मान लो ये हो गया वेक्टर ए बी, ठीक है। दूसरा वेक्टर ये हो गया, मान लो वेक्टर सी डी। ये दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब दोनों की लेंथ तो सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है। तो क्या इनको क्या टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर? तो क्या ये कोलिनियर है? नहीं। कोलिनियर के लिए दोनों क्या होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए। समझ में आ गया ये चीज? नेक्स्ट, द कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड्स आर इक्वल। कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, जैसे देखो ये कोलिनियर वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड भी क्या है, सेम है, लेकिन क्या ये दोनों इक्वल वेक्टर कहलाएंगे? नहीं। तो आंसर क्या है, फॉल्स। क्या ये समझ गए सभी? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो ये नोट डाउन कर लेना। फर्स्ट एक्सरसाइज में कुछ लिखने का था नहीं तो उसको तुम लोग खुद से कर लेना, ठीक है। एडिशन ऑफ वेक्टर, ये हेडिंग डालना। तो यूजुअली एडिशन ऑफ वेक्टर में दो लॉज यूज होते हैं। एक होता है ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, तो अभी हम वो देख रहे हैं। तो इसके अंदर फर्स्ट लिखना ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। ये वाली चीज नोट डाउन करना जो मैंने बॉक्स में लिखा है, ठीक है। लिख लिया सबने? अब एक चीज यहां पर जो मैं समझा रहा हूं, ध्यान से देखो। ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन के लिए ये समझते हैं, मान लो आप पॉइंट ए से चलना स्टार्ट किए, पॉइंट ए से आप गए बी पे, तो ये जो वेक्टर बना ये वेक्टर क्या हो गया, वेक्टर ए बी। फिर बी से आप गए पॉइंट सी पे, तो ये जो वेक्टर बन गया ये क्या हो गया, वेक्टर बी सी। फिर सी से वापस आ गए आप ए पे, तो ये कौन सा वेक्टर बन गया, वेक्टर सी ए। तो ओवरऑल आपने ए से स्टार्ट किया था और टर्मिनेट कहां पर हुए, ए पे। तो इसी को हम क्या बोल सकते हैं, वेक्टर ए ए। तो जहां से स्टार्ट वहीं पर एंड, मतलब ये क्या हो गया, नल वेक्टर। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। क्या ये समझ में आ गया सबको? तो इस मेथड से ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन बना है, वो क्या है समझना। अब देखो, अगर मान लो किसी भी वेक्टर में अगर वेक्टर बी ए लिखा हुआ है, मैं इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट को चेंज कर दूं तो उसका साइन क्या हो जाएगा, अपोजिट। समझ में आया ये चीज? तो वैसे ही यहां पर जो वेक्टर सी ए है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस वेक्टर ए सी। और ये माइनस वेक्टर ए सी को इधर भेज दूं तो ये क्या बनेगा, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू ए सी। तो यही बना है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। समझ में आया ये चीज? अगर आप ए से बी गए, बी से सी गए, तो इन दोनों का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, वेक्टर ए सी के। दैट्स इट। तो ये नोट डाउन कर लो, सिर्फ यही चीज लिखोगे तो भी सब चलेगा, जरूरत नहीं है उसकी, नहीं आता वो, कभी काम नहीं आता। तो इस तरीके से एक फिगर ड्रॉ कर लो, समझना है तो समझने के लिए तो बता दिया मैंने। ये ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन के लिए ड्रॉ करना, ए बी बी सी, तो ये दोनों का एडिशन जो होगा वो वेक्टर ए सी हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये क्लियर सबको? हटा दो इसको, जल्दी कर लो। हटा दो। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट। ये उसी चीज को बताया, एडिशन ऑफ, जो लॉ ऑफ एडिशन जो है ना, सेम चीज को एक्सप्लेन किया है। सब्सट्रैक्शन के लिए भी सिमिलर अप्रोच यूज होती है, फिलहाल मैं इसको स्किप कर रहा हूं। नेक्स्ट पे आउट, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये लिखो, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन।
पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसको समझने के लिए देखो हम ये करते हैं, हम इस तरीके से एक वेक्टर ए और वेक्टर बी, दो वेक्टर बनाते हैं। ये दोनों किस तरह के वेक्टर हैं? वैसे कोइनिशियल वेक्टर्स है। अब अगर मैं पूछूं कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का रिजल्टिंग जो होगा वो कहां पर बनेगा और कैसा बनेगा, तो इसका रिजल्टिंग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम वेक्टर बी के एक इक्वल वेक्टर यहां पर बनाएंगे इस तरीके से, समझ रहे हो? तो एक और नया वेक्टर बनाएंगे और ये वेक्टर बी के इक्वल होगा, क्योंकि उसका डायरेक्शन भी क्या होगा, सेम, और उसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, सेम। सेम ऐसे ही यहां पर भी हम एक नया वेक्टर बना देंगे जो किसके इक्वल हो जाएगा, वेक्टर ए के। अब अगर आप ऑब्जर्व करोगे, ये वेक्टर ए और ये जो वेक्टर बी है, इन दोनों का जो एडिशन होगा, इनका रिजल्टिंग वेक्टर कौन सा बनेगा, ये वाला हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, ये जो पैरेललोग्राम बन रहा है। तो ये चीज बस ड्रॉ कर लो जो मैंने अभी यहां पर बनाई है, वेक्टर ए प्लस बी, ये रिजल्टिंग होगा। अब ये सबका यूज जो है ना, अभी सॉल्व करने में, ज्यादातर जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं उनको सॉल्व करने में नहीं रहता है यूजुअली। फिजिक्स वगैरह में थोड़ा ज्यादा यूज होता है आई थिंक इसका, पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ एडिशन, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन। ये हटा दो, हो गया तो ओके। नेक्स्ट, अब यहां पर ना कुछ प्रॉपर्टी है वेक्टर एडिशन की। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो नोट कर लो, पहले लिखना कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और सिर्फ ये चीज नोट डाउन करना, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और सिर्फ ये चीज। तो कम्यूटेटिविटी का मतलब तो सब जानते हैं, ए प्लस बी, बी प्लस ए के इक्वल अगर है तो कम्यूटेटिव, दैट्स इट। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए दोनों क्या होगा, सेम। सेकेंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मतलब ए प्लस बी के रिजल्ट को सी से ऐड करो या बी प्लस सी के रिजल्ट को ए से ऐड करो, रिजल्ट विल रिमेन सेम। मतलब ऑर्डर चेंज कर सकते हो, एसोसिएशन चेंज कर सकते हो, दोनों केसेस में सेम एडिशन रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, हटा दो इसको। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर। ये हेडिंग डालो, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर। हेडिंग डाला सबने? अब इसको समझाने के लिए ना खाली ये 4-5 फिगर्स आप ऑब्जर्व करो। यहां पर सारे बच्चे इधर देखना, यहां पर ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, वेक्टर ए। अगर मैं इसमें 2 मल्टीप्लाई करूं तो क्या फर्क पड़ेगा इसमें, 2 एक स्केलर है ना, 2 एक स्केलर है, 2 मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड उसका क्या हो जाएगा, डबल, डायरेक्शन क्या रहेगा, सेम। अब अगर मान लो मैं इसमें 1/2 मल्टीप्लाई करूंगा तो वो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड उसका हाफ हो जाएगा, डायरेक्शन सेम। अब अगर मान लो मैं -1/2 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, डायरेक्शन अपोजिट और मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, हाफ। और सिमिलरली -2 करने पे वो चेंज होगा। क्या ये क्लियर हो गया? तो किसी भी वेक्टर में अगर हम स्केलर मल्टीप्लाई करते हैं, वो स्केलर अगर पॉजिटिव है तो मैग्नीट्यूड उस अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन सेम रहेगा। और अगर स्केलर नेगेटिव है तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। समझ गए? तो इस चीज को आप ये लिख लो, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है उसकी, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। और यहां पर लैम्डा क्या है, एक स्केलर है, वेयर लैम्डा इज स्केलर क्वांटिटी। और चाहो तो ये वाला फिगर आप ड्रॉ कर सकते हो, मैंने एनसीईआरटी से ही लिया है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि आपको समझ में आए कि क्या फर्क पड़ता है। ओके, अब जो चीज मैं बताने वाला हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा यूज होगी, और वो है
किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना। ठीक है, अगर मान लो आपको कोई भी वेक्टर गिवन है, आपको उसका यूनिट वेक्टर निकालना है, तो वो कैसे निकाला जाता है? तो सिंपल सा तरीका है, ये लिख लो पहले इसको, ए कैप। ए कैप, तो ए कैप क्या है, मैंने लिखवाया था थोड़ी देर पहले। ए कैप क्या है? यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए। और वो कैसे निकालेंगे हम जिस भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना चाहते हैं, उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। समझ में आया ये चीज? तो उसमें क्या बच जाएगा, सिर्फ डायरेक्शन। तो ये नोट डाउन कर लो, ये फॉर्मूला। तो ये एक्चुअली स्केलर वाली जो प्रॉपर्टी है ना, उसी से बना है ये। जैसे अगर मान लो ये वेक्टर ए, एक एग्जांपल के लिए बताता हूं, सुन लेना। मान लो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 5 है ना, तो इसके मैग्नीट्यूड को 5 से डिवाइड कर देंगे, तो 5 डिवाइडेड बाय 5 मतलब क्या बच जाएगा, 1। तो सिंपली वो क्या बन गया, यूनिट वेक्टर, क्योंकि अब उसका मैग्नीट्यूड हो चुका है 1। इसी से हम ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वेक्टर ए की वैल्यू क्या बच जाएगी, ए कैप इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। सेम चीज है, बट ये भी अलग तरीके से यूज होगा, कैसे मैं बताऊंगा क्वेश्चंस में। ठीक है, तो इसको भी लिख लो कॉपी में, जल्दी से लिख लो उसी के बाजू में दोनों चीज। हटा दो फिर इसको, मैं सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करना और कुछ नहीं। लिख लो जल्दी इसको, हो गया, हटा दो। चलो नेक्स्ट, अब यहां पर आएगा कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट्स क्या होते हैं? तो इसके लिए अगेन आप ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाओ, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। मार्क कर लो जल्दी से, एक्स वाई और जेड एक्सिस। फास्ट, थोड़ा फास्ट करो, जल्दी जल्दी। एक्स वाई और जेड एक्सिस बनाया? अब यहां एक्स एक्सिस में एक पॉइंट मार्क करो ए, जो कि 1 यूनिट के डिस्टेंस पे, मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, 1 यूनिट। समझ गए? और ये पॉइंट कहां पर आ रहा है, एक्स एक्सिस में। तो अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस में है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट बस एग्जिस्ट करेगा, वाई और जेड कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0। तो ए का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1 0 0। वैसे ही 1 यूनिट डिस्टेंस पे वाई एक्सिस पे एक पॉइंट लोगे, तो जो पॉइंट बी है उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 1 0। और z एक्सिस पे 1 यूनिट डिस्टेंस पे एक पॉइंट लोगे C, तो उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 0 1। क्या ये समझ में आ गया? यहां तक सबने ड्रॉ किया? अब देखो यहां पर ये O से A को जब मैं ज्वाइन करूंगा, सारे बच्चे इधर देखो, O से A को जब मैं ज्वाइन करूंगा तो ये एक वेक्टर बना, और इस वेक्टर का नाम क्या होगा, वेक्टर OA। यही नाम होगा इसका, वेक्टर OA। और ये जो वेक्टर OA है, ये एक्चुअली एक यूनिट वेक्टर है, और ये यूनिट वेक्टर किस डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस में। तो इस यूनिट वेक्टर को जो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, उसको हमें नोटेशन देंगे आई कैप। यहां कैप क्यों लगाए, क्योंकि वो क्या है, यूनिट वेक्टर। समझ में आ गया? और आई वो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। वैसे ही OB यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई एक्सिस, और उसको डिनोट करेंगे जे कैप से। तो ये सब चीज आप नोट कर लो जो मैंने यहां पर लिखा है, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग इसमें क्लियर हो जाए। और कुछ भी नहीं लिखना, सिर्फ वो जो येलो वाला पार्ट है उतना लिख लोगे, आप पूरा समझ जाओगे फिर। यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। क्या यहां तक हो गया सबका? हाँ, इन्हीं को ना कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बोला जाता है, मतलब कोई किसकी तरफ कितना झुका हुआ है ये बोल सकते हैं। एक एग्जांपल के लिए मान लो ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस। यहां पर मैं एक वेक्टर बना रहा हूं, और वेक्टर इस तरीके से, समझ रहे हो ना ये चीज, इस तरीके से। तो कौन से डायरेक्शन में ज्यादा आ रहा है, वो एक्स और मतलब ये वाई और एक्स की तरफ। समझ में आ रहा है ये चीज? तो उसका कंपोनेंट डिसाइड करता है आई जे और के। मान लो एक एग्जांपल के लिए कोई वेक्टर, ये जो पूरा प्लेन है, ये जो पूरा प्लेन है जिसको अभी मैं शेड कर रहा हूं, ठीक है चलेगा।
मैं सोचा मेरी बॉटल तो नहीं गिरी थी। मान लो ये जो पूरा प्लेन है जिसको मैं शेड कर रहा हूं, इस प्लेन को क्या बोलेंगे हम? वाई जेड प्लेन, क्योंकि ये दो एक्सिस से बना, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अगर मान लो इसमें कोई वेक्टर आता है, इसमें कोई भी वेक्टर आता है, तो ये एक्स एक्सिस की तरफ झुका है क्या? नहीं। तो इसका एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा? 0, और वाई और जेड वाले बस कंपोनेंट होंगे। समझ में आ गया ये चीज? मतलब आई वाला टर्म नहीं रहेगा, सिर्फ जे और के वाला टर्म रहेगा। हटा दो फिर इसको मैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस चीज को समझते हैं, इसको ड्रॉ नहीं करना, खाली ऐसे ही देख लो। यहां पर मैंने एक पॉइंट ले लिया है P, जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई और जेड। मतलब एक्स एक्सिस की तरफ ये कितना टिल्टेड है? x यूनिट्स। y की तरफ कितना है? y यूनिट। और z की तरफ कितना है? z यूनिट्स। तो इसके जो कंपोनेंट होंगे इसको डिनोट करेंगे हम x i कैप, y j कैप और z k कैप। किसके? लेकिन किसके? तो ये वाले वेक्टर के, जिस वेक्टर का नाम क्या है? वेक्टर OP। समझ रहे हो? जो P का क्या है? पोजीशन वेक्टर, जिसको और किससे डिनोट करते हैं? वेक्टर R से। क्या ये क्लियर हो गया? तो आप ये चीज कैसे नोट करोगे अपनी नोटबुक में? इस तरीके से लिख लो, बना लो छोटा सा शॉर्ट डायग्राम ऐसा, एक्स वाई जेड। यहां पर एक पॉइंट P ले लो, जिसका कोऑर्डिनेट ले लो एक्स वाई जेड, और ये वेक्टर को मार्क कर दो वेक्टर R। वेक्टर R। अब यहां पर लिखो वेक्टर R दैट इज इक्वल्स टू वेक्टर OP, और ये दोनों किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। समझ में आ रहा है? और उसके कंपोनेंट क्या होंगे? तो कंपोनेंट हो जाएंगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। दैट्स इट। इतनी चीज आप नोट डाउन कर लो इस स्लाइड से। ये हो गया सबका? अब एकदम सिंपल सा चीज मैं पूछ रहा हूं, मुझे बताना ये नोट करने के बाद। किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 2,0,3। किसी पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट है 2,0,3। इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? कंपोनेंट के साथ बताओ, ऐसा वाला बताओ। तो क्या हो जाएगा? 2i कैप प्लस 0j कैप प्लस 3k कैप। इसके वेक्टर कंपोनेंट्स क्या होंगे अगर बोला जाएगा तो ये आ जाएगा। समझ में आ गया? एक्स आई वाई जे और जेड के। ओके, तो ये नोट डाउन कर लिया ना सबने? अब इसके बाद ना एक और चीज इसमें नोट डाउन कर लो। ये क्या बताता है बताओ? मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। इसको और किससे डिनोट करते हैं बताओ? आर से भी डिनोट करते हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जो हमने ऑलरेडी देखा है, लेकिन दोबारा हम देख रहे हैं कंपोनेंट के साथ। क्यों? क्योंकि अगर मान लो तुम लोगों को कोई एक ऐसा वेक्टर ए दे दिया, ये मान लो एक वेक्टर ए दे दिया, बोला कि इसका मैग्नीट्यूड निकालो, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? रूट ओवर 2 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। समझ में आ गया ये चीज? तो कोई भी वेक्टर के कंपोनेंट पता है तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए सिंपली ये काम करता है। तो वो चीज भी नोट कर लो, फिर मैं हटा रहा हूं उसको। हो गया? हटा दो। चलो नेक्स्ट। अब कोई भी दो वेक्टर की अगर कंपोनेंट गिवन है तो एडिशन सब्सट्रैक्शन वगैरह कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो इसको मैं ज्यादा डिटेल में नहीं लिखवाता नहीं हूं, खाली समझ लो। मान लो एक वेक्टर ए है, उसके कंपोनेंट a1i b1 a2j a3 के। दूसरा वेक्टर बी है, उसके कंपोनेंट b1i b2j b3 की है। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा? आई आई वाले ऐड हो जाएंगे, जे जे वाले कोफिशिएंट आपस में ऐड, और के के वाले कोफिशिएंट ऐड। तो एक एग्जांपल के लिए पूछता हूं, मान लो वेक्टर ए हो गया 2i, ये एग्जांपल नोट कर लो, 2i माइनस 3j प्लस 5k, ये वेक्टर ए है। दूसरा वेक्टर बी ले लेता हूं, इसके कंपोनेंट है माइनस आई प्लस 4k कैप। और अगर मैं पूछता हूं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकाल के बताओ, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकाल के बताओ, तो बताओ क्या आएगा आंसर? तो पहले ये दोनों ऐड हो जाएगा, आई वाला कोफिशिएंट, तो कितना आ जाएगा? आई कैप, क्योंकि +2 और -1 मतलब आई। अब ये जे कैप का कोफिशिएंट -3, यहां जे कैप नहीं है, तो क्या हो जाएगा? -3 जे कैप, क्योंकि यहां नहीं है मतलब। तो 5k कैप प्लस 4k कैप मतलब क्या हो जाएगा? +9k कैप।
क्या ये समझ में आ गया सबको कैसे ऐड होगा? वैसे ही सब्सट्रैक्ट करना है तो वो भी कर लोगे सेम अप्रोच में। तो यही बता रहा है एडिशन सब्सट्रैक्शन। ठीक है, थर्ड वाला पॉइंट क्या बता रहा है? इक्वल। कोई भी वेक्टर कब इक्वल होंगे? मान लो मैं एक एग्जांपल के लिए ले लेता हूं कि एक वेक्टर सी है, वेक्टर सी के कंपोनेंट है 2 माइनस एक्स आई कैप प्लस y प्लस 1 जे कैप और y प्लस 1 जे कैप, एक एग्जांपल के लिए ले लेता हूं, और तीसरा ले लेता हूं प्लस z के कैप। ध्यान दो इधर सारे बच्चे, मैंने एक और नया वेक्टर ले लिया, वेक्टर सी। अब अगर मैं बोल रहा हूं कि वेक्टर ए और वेक्टर सी आपस में इक्वल हैं और मुझे एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकाल के बताओ, मैंने क्या बोल दिया? वेक्टर ए मतलब ये वाला वेक्टर, वेक्टर सी मतलब ये वाला वेक्टर, ये दोनों वेक्टर आपस में क्या है? इक्वल। एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकाल के बताओ। हाँ, तो कैसे करेंगे हम? इन दोनों के एक्स वाले जो आई वाले कंपोनेंट है उनको आपस में इक्वल कर देंगे। मतलब 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 माइनस एक्स, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। समझ में आ गया सबको ये चीज? तो अगर कोई दो वेक्टर है तो उनके करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट क्या हो जाएंगे? इक्वल। सेकेंड, एक एग्जांपल ले रहा हूं, अगर आपको वेक्टर ए के कंपोनेंट दिए हुए हैं, आपको 3 टाइम्स वेक्टर ए निकालने बोलता है, तो क्या करोगे बताओ? तो सारे कंपोनेंट को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 3 से। ये सब चीजें क्लियर है? हटा दूं फिर इसको मैं? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब सीधा क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है जो भी अभी तक मैंने बताया। ठीक है, तो अगले 10 मिनट अच्छे से ध्यान से सुनना, 5 मिनट या मैक्सिमम। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? पढ़ो। क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? तो वेक्टर ए है, तो वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड को किससे डिनोट करेंगे? इससे। कैसे निकालते हैं याद आया? रूट ओवर आई वाले कंपोनेंट का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, जे वाले कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? √3। तो ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड, दैट्स इट। सेकेंड और थर्ड का तुम लोग निकाल के बताओ क्या आएगा। आ गया? तो ये 2 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। कोई भी बच्चा इसमें आई जे के नहीं लिखेगा, सिर्फ क्या लिखना है? उसके कोफिशिएंट्स। और नेगेटिव का भी जब स्क्वायरिंग करेंगे तो वो क्या हो जाता है? पॉजिटिव। तो माइनस का स्क्वायर करने पे प्लस, और 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49। वैसे ही 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। कितना आएगा एडिशन? √61। 62 आएगा ना? ये 58 प्लस 4 62, √62। क्या ये सबको क्लियर हो गया? थर्ड वाले का निकाल के बताओ क्या आएगा। गलत मत बताना बस। √1/√3 का होल स्क्वायर प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर प्लस -1/√3 का होल स्क्वायर। तो सब में क्या आ जाएगा? 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, तो कितना आ जाएगा? 3/3। तो आंसर कितना आ जाएगा? 1। क्या ये सबको क्लियर हो गया? हटा दूं फिर इसको मैं? अच्छा ये बताओ, अगर मान लो इस क्वेश्चन में ऐसा होता 1/√2i प्लस 1/√2j प्लस 1/√2k, तो कितना आता? तो भी 1 आता क्या? तो भी 1 आता? तो क्या आता है इसका मैग्नीट्यूड? 3/2। क्योंकि 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, 3/2 भी नहीं आता, √3/2 आता। समझ में आ रहा है? √3/2 आ जाता। क्या ये क्लियर हो गया सबको? हटा दो फिर इसको मैं? हाँ पूछो। हाँ, अरे तो लेकिन मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला ही है ना, √x² प्लस y² प्लस z²। ये है ना फॉर्मूला, याद आ गया ना? हाँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अब इसका आंसर बताओ।
राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। आपको दो ऐसे डिफरेंट वेक्टर्स बताने जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो सेम। कौन कौन से हो सकते हैं? कुछ भी ले लो, जैसे मान लो एक वेक्टर ए को ले लो, i प्लस 2j प्लस 3k, ये ले लिया। वेक्टर बी को ले लो जिसमें कोफिशिएंट को अदल बदल कर दो, जैसे 2i प्लस j प्लस 3k, ऐसा ले लो। समझ गए ना, दोनों अलग अलग है लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? सेम। समझ गए? और आसान वाले कोई वेक्टर बताओ, जैसे एक वेक्टर i कैप, एक वेक्टर j कैप और ये एक वेक्टर k कैप। सिर्फ अगर मैं ये वेक्टर ले लूं तो ये भी क्या है? अलग अलग डायरेक्शन वाले वेक्टर हैं, लेकिन तीनों का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? 1, क्योंकि तीनों क्या है? यूनिट वेक्टर्स। हटा दो इसको फिर मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन। ऐसे दो वेक्टर बताओ जिनका डायरेक्शन सेम हो। सही बोल रहे हैं, 2i कैप और i कैप, क्योंकि 2i कैप कौन सा डायरेक्शन में होता है? एक्स एक्सिस। 2i कैप भी क्या होगा? उसी डायरेक्शन में। 3i कैप भी क्या होगा? उसी डायरेक्शन में। तो उसका सिंपल तरीका क्या है पता है? कोई भी वेक्टर ले लो, उसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मान लो मैंने वेक्टर ए लिया i j k, उसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5i 5j 5k, उसका भी डायरेक्शन सेम होगा, बस मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। यही हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन में बताया था ना मैंने, किसी भी वेक्टर को अगर फिक्स्ड नंबर से मल्टीप्लाई करते जाओगे तो आपको मैग्नीट्यूड कम या ज्यादा मिलेगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा? सेम। बस जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो वो नंबर क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। अगर नेगेटिव हो जाएगा तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा? अपोजिट। समझ में आ गया सबको? ये लिख लोगे ये आंसर? चलो नेक्स्ट। Find the values of x and y if these two vectors are equal. तो ये दोनों को आपस में इक्वेट कर दो, तो x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 2। ये दोनों को इक्वेट करोगे तो y इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 3। क्या ये समझ गए सभी? तो अभी तक जो मैंने पढ़ाया है, अभी यहीं पर स्टॉप करूंगा मैं। अभी तक जो मैंने पढ़ाया है अगली क्लास में थोड़ा सा एक बार रिवाइज करके आना, 5-10 मिनट, ठीक है? और नोट्स एक बार रीड कर लेना, क्योंकि मैं पहले पूछूंगा फिर आगे बढ़ेंगे हम। ओके? हाँ, ये शेयर कर दूंगा मैं। नहीं यार, मंडे को देता हूँ।